नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू के योगदान की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली इसी श्रृंखला में हम जवाहरलाल नेहरू के योगदान की चर्चा 1929 तक कर चुके हैं, जब लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया जाता है और वो स्वराज के लिए एक अभियान चलाते हैं। आइए उसके आगे चर्चा करते हैं। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसलिए किया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने कहा कि अब हमको उनकी किसी भी आज्ञा को नहीं मानना है, जिसमें मुख्य रूप से था को उनको इस प्रकार सहयोग करना है कि उनको कर नहीं देंगे। जब टैक्स नहीं देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी, जो अन्यायपूर्ण कानून है उसको तोड़ेंगे। और असहयोग में था कि उनके काम में सहयोग नहीं करें लेकिन कर देंगे। लेकिन 1930 में जो ये प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा, उसमें ये प्रमुखता था कि कर नहीं देंगे और नमक पर जो टैक्स लगा उसको कम करने के लिए और नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए इत्यादि। इसी को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। इसमें से गांधी जी एक विषय वस्तु चुनते हैं कि नमक पर जो टैक्स लगा है तो नमक बना के कानून को तोड़ेंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या नमक आंदोलन के अंतर्गत एक लंबी यात्रा की। अपने गुजरात के साबरमती आश्रम से 240 मील 24 दिन की यात्रा थी। प्रतिदिन 10 मील चलते थे और इनके साथ गांधी जी के साथ नेहरू जी साय के भांति रहते थे और गुजरात के किनारे पहुंच करके 24 दिन बाद नमक बना के नमक कानून को तोड़ते हैं। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने नमक बना के कानून तोड़ करके आरंभ किया और इनके साथ नेहरू जी साय की भांति लगे रहे और हर आंदोलन में इनका सहयोग किए एवं अपना विशेष योगदान दिए। अब इसके बाद चर्चा करते हैं। नेहरू जी का नारा तो हम बता चुके, फिर सुन लीजिए कि उनके जो नारे थे कि पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था। और जो इनके विचार है राष्ट्रवाद, विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता आदि, ये हमेशा से राष्ट्रवाद के पक्ष में रहे। इनके विचार में हमेशा ये बात झलकती है। विश्व शांति के पक्ष में भी इनके हमेशा व्यक्तित्व में, इनके बातों में वो विषय वस्तु हमेशा आता है। और गुट निरपेक्षता, इनका विचार था कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गुट में शामिल नहीं होंगे, स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे। और विश्व कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व एक हमारा परिवार है, मिलजुल के एक साथ रहेंगे। और ब्रिटिश अधिनियम 1935 में आता है, जिसमें चुनाव की बात होती है। तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, लेकिन नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी बाहर रह के कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं और पूरे क्षेत्र में चुनाव होता है। और ब्रिटिश के मुकाबले कांग्रेस को प्रत्येक प्रांत में भारी जीत मिलती है। इससे पता चलता है कांग्रेस की लोकप्रियता, नेहरू की लोकप्रियता और गांधी की लोकप्रियता, और उस समय इनकी सरकार बनती है। आगे देखते हैं। नेहरू जी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कुल 3 बार रहे। पहला 1929 में, दूसरा 1936 में, तीसरा 1937 में। प्रश्न बन सकता है कि नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कितनी बार रहे? 3 बार। कब कब? 1929, 1936 और 1937। अब इसके एक चीज और बता दें कि भारत के ऐसे अब तक पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले पर सबसे अधिक 17 बार ध्वजारोहण अर्थात झंडा फहरा चुके हैं आजादी का। अब तक भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जो सबसे अधिक 17 बार लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं। अब आता है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जिसका प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। और बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी अपने 70 मिनट के भाषण में जनता को निर्देश देते हैं, जनता को, सैनिक को, छात्र को, सभी को, कि आप अब आगे आइए, अब करने और मरने का समय आ गया। और इस समय उन्होंने एक नारा दिया, ऊर्जावान नारा, करो या मरो, करो या मरो, आजादी प्राप्त करो और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो कर गुजर जाओ। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप विद्यालय छोड़िए, लेकिन
उस कंडीशन में कि जब तक आजादी मिलेगी दोबारा नहीं जाएंगे। सैनिकों से कहा कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हमारे भाइयों पर गोली मत चलाइए। एडवोकेट से कहा जहां है वहीं रहिए और हमारे राष्ट्र हित में कार्य करिए। और जनता से कहा कि आप छोटी छोटी टोली बना के टोली नायक बना के काम करिए। और वो व्यापारियों के लिए भी काम किए कि टैक्स कम करने की बात कहे इत्यादि। उन्होंने दिशा निर्देश सबके लिए कर दिया। जब भारतीय जनता को उनके लोकप्रिय नेता का ये बात एक ऊर्जा मिल गई कि उन्होंने कहा करो या मरो। इसके पहले 1922 में देख चुके हिंसा हुआ तो वो आंदोलन स्थगित कर दिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अब वो सारे जिनका जो भारतीय थे सब उत्साहित हो गए। लेकिन जब अंग्रेज को पता चलता है कि ये एक और आंदोलन होने जा रहा है तो 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह से पहले उन्होंने यानी अंग्रेजों ने जीरो ऑपरेशन चला करके सारे नेताओं को बंदी बना लिया और अगले दिन शुरू होने से पहले सारे महत्वपूर्ण नेता बंदी होगा। लेकिन फिर भी एक पूरे जन समूह को, पूरी जनता ने भरपूर आंदोलन किया और पूरे भारत में इतने जोरों से आंदोलन हुआ कि अब लगा कि अब आजादी मिल जाएगी। अब लोग हिंसात्मक पर उतर आए क्योंकि गांधी जी का स्पष्ट निर्देश मिल गया था। सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाए, थाने को, डाकखाने को, रेल की पटरी तोड़ दिए, बहुत सरकारी इमारत पर जाके राष्ट्रीय ध्वज फहराए इत्यादि रूप से काम किए। और कुछ ऐसे नेता थे जो भूमिगत होकर, जैसे राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता जिनको रेडियो लीडर भी कहते हैं, इन्होंने भूमिगत रह के हमारे आसपास जो जनता थी उनका नेतृत्व किया। लेकिन इसमें नेतृत्व विहीन ये आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि सारे महत्वपूर्ण नेता बंदी बना लिए गए। अब क्या होगा? अब सारी जो लोग थे जगह जगह टोली बना के, मान लीजिए एक क्षेत्र में टोली बना जो उनके थोड़ा सा तेज तर्रार व्यक्ति उनको लीडर बना दिए। तो पूरे भारत में जब एक साथ इस प्रकार का उग्र आंदोलन हुआ और जगह जगह स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन हुआ। चर्चा हम कर चुके हैं, पुनः बताते। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना और बहिष्कार का मतलब अंग्रेज से जुड़ी सभी वस्तुओं को बहिष्कार करना, जैसे सरकारी पद बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल बहिष्कार करना एवं विदेशी वस्तुओं का प्रयोग भी ना कर उनको बहिष्कार करना एवं कर भी ना देना। इसके पहले भी हो गए। अब उनको हर प्रकार से हम इस प्रकार बना देंगे कमजोर कि वो मजबूर हो जाएंगे भारत छोड़ के जाने के लिए। गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी कहा कि इसके पहले चर्चा कर चुके कि यदि भारत में अंग्रेजों का भारतीयों ने सहयोग नहीं किया होता तो शायद वो 1 साल के अंदर बोरिया बिस्तर लेकर के या भागते हुए नजर आते, क्योंकि अंग्रेज मुट्ठी भर हमारे देश में आए थे। हमारे भारतीयों को अपनी सेना में, अपने विभिन्न विभागों में रख के हम पर अत्याचार किए, हम पर शासन किए। लेकिन अब समय आ गया था कि हमको आजादी चाहिए और भारतीय जनता को इस प्रकार ऊर्जा मिला कि वो सब कुछ करने को तैयार थी, क्योंकि गांधी जी ने कहा करो या मरो। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को इतने उत्साह पूर्वक से चलाया कि अब आजादी मिलने वाली ही थी। अब कुछ समय ही बाकी था और उसी दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें नेहरू जी भी गिरफ्तार हो गए और कुछ साल बाद रिहा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार नेहरू जी समय समय पर 1920 से थोड़ा पहले जब गांधी जी से जुड़े तो उनके सभी आंदोलन में उन्होंने योगदान दिया। ऐसा नहीं गांधी या नेहरू जी की जब हम चर्चा करते हैं उनके आंदोलन का नाम लेते हैं तो सिर्फ उसी आंदोलन में उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। बहुत ऐसे आंदोलन थे शिक्षा संबंधी या राजनीतिक या अन्य चीज में भी वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए। यानी भारत को आजाद कराने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए हर प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया। अब उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद होने वाला रहता है तो उसके पहले 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होता है जिसमें लेबर पार्टी की विजय होती है और क्लीमेट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं जो उदारवाद के रहते हैं और भारतीय का हित सोचते हैं। तो उन्होंने भारतीयों को आजादी देने के लिए मन बनाया और भेजा कि जाओ, वायसराय को माउंटबेटन आते हैं कि जाओ आपको आजादी देना भारतीयों को जिस प्रकार संतुष्ट कर सको हर पक्षों को। तो वो आते हैं, भारत में बात करते हैं आजादी के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग अपने पर अड़ी रहती है कि हम अलग राज्य चाहिए। कांग्रेस के जो गांधी जी रहते हैं मेन लीडर, वो इस पक्ष में राजी नहीं थे। लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े नेता के रूप में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय उभर चुके थे तो
तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से माउंटबेटन से एक समझौता किया कि हमको आजादी मिलेगी इस भारत के दो टुकड़े होने के बाद। वो हर समय आजादी के पक्ष में थे। अब उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि आज के परिप्रेक्ष्य में शायद इस चीज को कुछ लोग उचित नहीं मानते, लेकिन ये बात अलग है कि गांधी जी को पुस्तक में लिखा भी, गांधी जी शायद उनको ये पता नहीं था कि भारत जो आजाद हुआ है वो भारत को दो टुकड़े करने के बाद आजादी मिली है। जब अगले दिन आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान को 14 अगस्त की ही आजादी मानी जाती है, वो एक दिन पहले आजादी दिवस मनाते हैं, तो गांधी जी को पता चलता है कि ये आजादी का जो बलिदान है उसमें हमारे देश के टुकड़े हो गए। बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब जो होना था तो हो गया। और इस एक लंबी लड़ाई के बाद महात्मा गांधी का तो योगदान पढ़ चुके हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। एक चीज और इनसे बताना चाहेंगे, इनसे जुड़ा, इलाहाबाद में इनका जन्म तो हुआ ही था। इलाहाबाद में एक आनंद भवन है जिसको मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया था, और वो जो इस समय नाम बदल के स्वराज भवन रह गया है, वो नेहरू परिवार की एक विरासत के रूप में जाना जाता है। और 1930 में नेहरू परिवार ने इसको, आनंद भवन को, वर्तमान में स्वराज भवन को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया, जो एक संग्रहालय के रूप में विकसित है। जो आज अगर हम वहां जाएं तो संजोग से हमको वहां जाने और देखने का अवसर मिला, तो वहां ये नेहरू परिवार से संबंधित विभिन्न वस्तुएं रखी हैं संग्रहालय के रूप में, और अन्य वस्तुएं भी रखी हैं जो हमको देखने का अवसर मिलेगा। और हमको मिल चुका, आप लोग गए भी होंगे, देखे होंगे, या कभी अवसर मिलेगा तो देखेंगे। तो इस प्रकार हमारे देश में विभिन्न ऐसे नेता, विभिन्न ऐसे राष्ट्रवादी रहे हैं जो हमको देश में स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं। और 1947 के बाद जब भारत आजाद होता है तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। एक चीज और बता दें, ये जो आनंद भवन की चर्चा हुई है, तो इसी आनंद भवन में हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था। और इनको, यानी इंदिरा जी को, प्रियदर्शनी नाम से भी जाना जाता है। और फिर 1955 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न की उपाधि मिलती है। उसके बाद आजादी के बाद इनका भी अन्य योगदान था, विशेष योगदान था देश को मजबूत बनाने के लिए और स्वतंत्र करने के लिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन से जुड़ी बातें, उनके योगदान के बारे में और उनके विभिन्न पक्ष के बारे में। इसके बाद हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को जानेंगे, जो अगले क्लास में जानेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने उग्रवादी और उदारवादी दोनों नेताओं का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम लोग उदारवादी नरम दल के नेताओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अगले क्लास में गोखले जी के विचार को जानेंगे। नमस्कार।